सो हाय ऑल। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं वो नीट 2017 के हैं, थोड़े से पुराने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और 2022 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद इन फ्यू डेज। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला, टू ब्लॉक्स ए एंड बी, उनके मासेस दिए हुए हैं और ये आर कनेक्टेड बाय मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो ये इन्होंने एक सिस्टम बना के दिया हुआ है। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग, और इस सिस्टम को हमने मासलेस स्प्रिंग्स के साथ लटका रखा है, यानी कि इसमें कुछ इलोंगेशन आएगा स्प्रिंग में। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट आर रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को कट करेंगे और देखेंगे कि फिर जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया, ए और बी के एक्सेलरेशंस क्या होंगे। यही हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ। ए और ये है बी। तो अभी ये स्प्रिंग है, इसका कुछ ना कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी और इसमें इस स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ इलोंगेशन आएगा। चलो, तो पहले स्प्रिंग कांस्टेंट को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर ये पूरा सिस्टम है जिसको हमने लटका रखा है, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन mg विल बी इक्वल टू kx। तो हाँ, तो टोटल मास कितना है, 3m प्लस m यानी 4mg इज इक्वल टू kx। kx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 4mg के बराबर है जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर लटका हुआ है। ओके फाइन। अभी नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि इस स्ट्रिंग को यहाँ से हमने कट किया। तो कट करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आ, जो अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट करेंगे और ए और बी पर एक्सेलरेशन हमको देखने को मिलेगा। तो पहले ऐसा करते हैं कि ए और बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन का, और जैसे ही वो स्ट्रिंग कट होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वहां पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम देख लेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन थी तो कुछ इस ढंग का ए पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पर 3mg है और ऊपर की डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो की एक्स है और नीचे की ओर टेंशन है जो कि बी लगा रहा है। तो यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में जहां पर बैलेंस फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस केस में ये इक्वेशन हमारा बनेगा के एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 3mg। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। एक और केस हम लोग बना सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। ये जो बी है नीचे की ओर mg लग रहा है, ऊपर की ओर टी है। तो बी के केस में टी इज इक्वल टू mg है। इक्वेशन नंबर 3, जब ये हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया
स्ट्रिंग को कट कर दिया तो उस वक्त क्या होगा, टेंशन विल बिकम जीरो। तो टेंशन विल बिकम जीरो और हमारे पास ए और बी दोनों पर अनबैलेंस्ड अनबैलेंस फोर्स लगेंगे। और वो जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो एम ए के बराबर होगा। अनबैलेंस फोर्स जो है एम ए के बराबर ही होता है। तो इन इक्वेशन नंबर 2 हमने टी को अगर जीरो कर दिया तो नेट अनबैलेंस फोर्स क्या हो गया, के एक्स माइनस 3 mg। ये हमारा अनबैलेंस फोर्स हुआ जो कि 3 टाइम्स m इंटू ए के बराबर होगा। के एक्स की वैल्यू क्या है, 4 mg। अच्छा, -3 mg इज इक्वल टू 3 ma। तो A इज इक्वल टू g/3। A इज इक्वल टू g/3। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, के एक्स की डायरेक्शन में। तो के एक्स की डायरेक्शन किधर है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो अपवर्ड डायरेक्शन में g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा। चलो, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट बी। बी तो बहुत आसान है। बी में टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो अब हमारा अनबैलेंस फोर्स क्या हो गया, एम जी विल बी इक्वल टू एम ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जी। ठीक। तो और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की ओर, क्योंकि जो एम जी है वो नीचे की ओर लग रहा है। टेंशन तो जीरो हो गया ना। तो अभी यानी कि जी डाउनवर्ड है, तो ए हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमारा जी। तो ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। तो ए जो हुआ g/3 एंड बी जो है वो g हुआ। तो हाँ, ए g/3, ये ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अच्छा, अभी लेट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। The acceleration due to gravity at height 1 kilometer above the earth is same as at depth d below the surface of the earth। ठीक है, ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट कम है और फॉर्मूला ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दोनों ही केस में घटती है। तो जी डैश जो है, जी 1 - 2h/r ही होता है। ये when object is above h above the surface of earth। ठीक है। और अगर इनसाइड है यानी डेप्थ में है, तो वहां पर क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d/r e। तो here the case is when object is in depth d inside the surface of earth। तो यहाँ पर हाइट जो है वो दे रखी है। तो और इन्होंने ये बताया है कि जी की जो वैल्यू है बोथ केसेस में बिल्कुल सेम है।
तो ठीक है, जी 1 - 1 किलोमीटर इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर ई इज जी 1 - डी अपॉन आर ई। तो मान लिया डी डेफ नीचे हमें जाना पड़ेगा। तो ठीक है, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जी से जी कैंसिल हुआ, तो 1 - 2 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 - डी अपॉन आर ई। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अपॉन आर ई इज इक्वल टू डी अपॉन आर ई से आर ई कैंसिल हो गया। तो डी की वैल्यू क्या हुई, 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जितनी हमारी जो ग्रेविटी 1 किलोमीटर हाइट पर जो थी, वो अर्थ के सरफेस के अंदर 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तब जाकर के उतनी ग्रेविटी में चेंज आएगी। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको समझने में। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन ये डी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। ओके फाइन, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। A particle executes a linear simple harmonic motion. ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि ये F इज इक्वल टू -k x। ये यानी कि A इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर, वेर ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। ये कंडीशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। ठीक है, A is equal to -ओमेगा स्क्वायर x, where ओमेगा is equal to √k/m। आई होप आपको ये बातें पता है और आपको ये अच्छे से बात समझ में आती है। और adding one more thing, x is equal to a sin ओमेगा t। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, कंसिडरिंग जो जो फेज डिफरेंसेस को हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने ये कुछ इस टाइप का, और ये मेरा ए है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरा टाइम है। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होगी, और E इज इक्वल टू माइनस, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे कॉस होगा ना, कॉस ओमेगा टी। कैसे आया, हमने dx/dt कर दिया और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। और एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यानी कि ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन मैंने लिखा था यहाँ पे, है ना, ए इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, तो ओके,
अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पलीट्यूड जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2 सेंटीमीटर। तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है वेलोसिटी का? आई गेस कुछ तो है, मैं आई एम नॉट रिमेम्बरिंग प्रॉपरली। लेट मी ट्राई टू फिगर इट आउट कि वो वैल्यू क्या थी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि इसको हम लोग जो है 1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा ओमेगा टी। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा v की वैल्यू आई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसी फॉर्मूले की बात कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, ऑल राइट। तो समहाउ वी हैव मैनेज टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन। और अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। When the particle is at 2 centimeter from the main position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. तो जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जब है, जब ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है इसके एक्सेलरेशन के बराबर है। तो ठीक है जी, अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन जो है वो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये दो वैल्यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर सेम। तो -2 ओमेगा स्क्वायर हाँ, -2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 5। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? क्योंकि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर एग्जैक्टली सेम, उनके एलएचएस जो है सेम है, जिसका मतलब अ, ये कहा जा रहा है उनकी वैल्यूज हमारी सेम है, आ रही हैं। तो ठीक है, ओमेगा से हमने ओमेगा कैंसिल आउट किया और दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। तो 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2 ओमेगा
इज इक्वल टू √5 एंड टाइम पीरियड हमें पता करना है 2 × 2 पाई अपॉन t इज इक्वल टू √5। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई अपॉन √5। ये हमारा आंसर आया। तो आसान था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, बट दैट्स ओके। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिटरेट कर देता हूँ क्या क्या हमने किया है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो x विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। या फिर इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है e इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे सेम है। इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया और टाइम पीरियड निकाल लिया। ठीक है। सो दिस वे एटलीस्ट हमने 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जो कि काफी आसान है, इसको भी फटाफट कर लेता है। तो कम टाइम में अगर ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए तो अच्छा है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohm. If it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be। तो लेंथ बढ़ाने पे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती, कितनी होगी? n²r। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। मे बी आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो मैं अब इसको करके दिखा देता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। तो जैसा कि हमें पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा है कि अगर लेंथ हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करें और उसकी लेंथ बढ़ाएं तो उसकी लेंथ तो बढ़ रही है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घट रहा है, यानी कि दोनों तरफ से रेजिस्टेंस की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। जरा इसको देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी। लेकिन उस वायर का वॉल्यूम जो है इट विल रिमेन सेम। तो यानी कि ए एल, और मान लिया हमने जब इसको स्ट्रेच आउट किया और कितने टाइम्स किया? एन टाइम्स। तो एन टाइम्स एल, और ये हो गया ए डैश। तो शुरू में क्या था इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई r² इंटू एल, और एन और एल पाई r डैश स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, एल से एल कैंसिल हुआ, तो नया r डैश जो आया वो क्या हुआ? r² अपॉन। ये अपने मतलब की चीज है, ये अपने मतलब की चीज है, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अभी जो r डैश हमें निकालना है तो क्या होगा? रो तो सेम ही रहेगा, एल की वैल्यू कितनी है? n टाइम्स एल हो गई, डिवाइडेड बाई r डैश पाई पाई और r डैश स्क्वायर, यानी r² अपॉन। तो रो n² एल अपॉन पाई r²। पाई r² मतलब क्या था? ओरिजिनली a था, तो r डैश क्या हुआ? n² टाइम्स रो एल अपॉन ए।
यानी कि जो अभी आर डैश जो आएगा वो एन स्क्वायर आर होगा। ठीक है, तो कितना आसान था, फटाफट हमने कर लिया, ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अम, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी and the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. Hmm. The total electrostatic energy of the resulting system will be, तो ये भी काफी आसान है, इसको भी देख लेते हैं। और एक कैपेसिटर को एज्यूम करते हैं कि, आई गेस दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एक कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया और ये पूरी तरह चार्ज हो गया। पूरी तरह चार्ज हो गया यानी कि यहाँ पर Q चार्ज हुआ और Q विल बी इक्वल टू C इंटू वी। अच्छा, एक चीज आपको ये ध्यान में देनी है कि चार्जेस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये इक्वेशन जो हमने बनाई Q इक्वल टू सी वी, ये केस नंबर 1 है जब हमने बैटरी के साथ इसको चार्ज किया। अभी बैटरी को हटा दिया है और एक और कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्शन के द्वारा इन दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया। यानी एक कैपेसिटर चार्ज था, दूसरा कैपेसिटर डिस्चार्ज था, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन इन दोनों को पैरेलली कनेक्शन किया गया तो कुछ ना कुछ चार्ज का इधर उधर होगा, है ना। तो जो भी है, लेकिन जो टोटल चार्जेस होंगे उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर की एनर्जी जो है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक कैपेसिटर जो है उस पर उसमें एनर्जी स्टोर्ड है और दूसरी कैपेसिटर जो है उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं है, तो उस एनर्जी के ट्रांसफर में कुछ डेसिपेशन भी हो सकता है। वेल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग ट्राई ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अरे बाप रे बाप, मनु, आओ बेटा, आओ 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 आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके फाइन। तो अभी हमने क्या किया कि इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कैपेसिटेंस हमारी चेंज हो गई। तो वोल्टेज यहाँ पर मान लिया V डैश हुआ, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, V डैश इंटू C/2 विल बी इक्वल टू C इंटू V, क्योंकि इनिशियल चार्ज कितना था, Q इक्वल टू सी वी। तो इसका मतलब ये हुआ C एंड C गेट्स कैंसल्ड आउट, तो V डैश जो है वो 2 टाइम्स V हो गया। यानी फाइनली जो कैपेसिटर्स की प्लेट है उनके बीच में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2V का हो गया। तो अगर अभी यहाँ पर इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड जो है हाफ CV² है, तो फाइनली क्या हुआ, हाफ C/2 और 2V, 2V मतलब 2V का स्क्वायर यानी 4V² हो गया। ऑलराइट, हाफ C
2v², तो 2 टाइम्स हाफ cv², ये हमारा हो गया E2। तो इसका मतलब ये जो हमने सेटअप किया, इसको ये बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट करने के बाद एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलली हमने कनेक्शन किया, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है इट इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2, इट इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमें चूज करना चाहिए। तो 5 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये पेज को कंप्लीट कर लेते हैं। देर आर 6 क्वेश्चंस इन दिस पेज। आई नो इट इज गेटिंग लेट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में कुछ क्वेश्चंस को थोड़ी सी डिले हो गई। एनीवेज, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। two rods A and B of different materials welded together as shown in the figure। और यानी कि ये पैरेलल कनेक्शंस हैं और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है K1 एंड K2 है। तो जो कंपोजिट रॉड जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी कंपोजिट रॉड की? तो यानी कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल हो जाएगा, और जो दो पॉइंट्स हैं T1 एंड T2 के बीच के, वो उनके बीच जो डिस्टेंस है वो अनअफेक्टेड रहेगी। चलो, अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये कुछ यूं इस तरीके का दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये इनकी ए और ए, ऐसा क्वेश्चन देख करके लग रहा है कि इनके जो एरिया है वो सेम है और इनकी जो लेंथ है डी वो भी सेम है। तो T1 एंड T2, तो यहां से पॉइंट ए से यानी T1 टेम्परेचर से लेकर के T2 टेम्परेचर इस जगह तक जो है जो हीट फ्लो होगा, तो जैसे मान लिया ऊपर वाले सेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हुई तो उधर ज्यादा फ्लो होगा, और नीचे वाले में अगर कम हुई तो नीचे वाले में कम फ्लो होगा। लेकिन जो टोटल फ्लो होगा वो ऊपर और नीचे दोनों के फ्लो के सम के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं dq अपॉन dt इज इक्वल टू dq ऑफ a अपॉन dt एंड dq b अपॉन dt। लेफ्ट हैंड पोर्शन क्या कहता है, यानी कि एक पूरा कंपोजिट स्ट्रक्चर अगर हम एज्यूम करें तो उसमें अगर dq बाई dt है तो वो जो वैल्यू होगी वो a के dq बाई dt और b सेक्शन के dq b बाई dt के सम के बराबर होगी। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मान लिया इसकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी k है और एरिया क्या हो जाएगा 2a, है ना। a का एरिया और b का एरिया T1 माइनस T2 और अपॉन d विल बी इक्वल टू T1, a की बात हो रही ना, a T1 माइनस T2 अपॉन d प्लस K2 a T1 माइनस T2 अपॉन d। इसको सॉल्व कर लें, a कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, d कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ k इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और बाकी तो सब कैंसिल, K1 प्लस K2। तो k इज इक्वल टू, k कम्स आउट टू बी
K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे? ऑप्शन ए इज लुकिंग करेक्ट. So this way 6 questions we have completed till now. और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक ही शॉट में मैं ये पूरा पेज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा. वैसे मैं कोशिश तो बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है. एनीवेज, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. thank you very much for your time. And if you like this video, then please do like, share and subscribe this channel. और क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है. ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू ऑल.